हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर से हम आपके बीच में आ गए हैं मैथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग बच्चा चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसके हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज तीसरा लेक्चर होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं बच्चा। आपके सामने ऐसा कुछ पीडीएफ रहेगा, ठीक है। ये देखिए, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहां पर ध्यान से देखिए बच्चा, इसको देखिए आप अच्छे से। इस चीज का मतलब हम लोग समझ लिए हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है, देख चुके हैं, समझ में आ रहा है। अब देखिए, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं बच्चा, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, ये जो दिया गया a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0, c1 यहां पर कर लीजिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 है, और यहां बच्चा है a2x प्लस b2y, b2 यहां गड़बड़ है थोड़ा सा, देखिए a1x प्लस b1y और यहां भी y करिएगा, यहां c2 कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये जो दोनों दिए गए हैं बच्चा, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है बच्चा? स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप, ठीक है। अब यहां पर ये जो कहानी दी गई है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि यहां पे मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो ए बी सी है, आपको मैंने ये चीज डिस्कस किया है कि बच्चा ये जो ए होता है, बी होता है, सी होता है, ये सभी की सभी कैसी संख्या होती है? रियल नंबर होता है। कैसी संख्या होती है? रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या, ठीक है बच्चा। ये जो ए बी सी दिख रहा है ना, ए बी सी, ये जो ए बी सी होती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर होता है। एक पॉइंट और यहां पर ध्यान से देखिए, क्या है? a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं कि ये चीज नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्या दिया है कि a1 स्क्वायर, ये स्क्वायर है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये एक पॉइंट है जो आप दिमाग में रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण ये हो तो क्या संभव नहीं है या क्या संभव है? तो ये चीज संभव नहीं हो सकती कि जहां पर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, मतलब समझिए, जैसे यहां मैं लिख देता हूं 2x प्लस 3y इक्वल 4। यहां पर इसके कहने की मतलब है कि जो a1 की वैल्यू है, a1 की वैल्यू बच्चा कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर क्या है? b1 स्क्वायर, b1 की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। इन दोनों की वैल्यू कभी भी 0 की इक्वल नहीं आनी चाहिए, तो आएगी नहीं। यहां पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। आपको पता है कि 9 4 13 होता है, और 13 की वैल्यू बच्चा 0 की इक्वल नहीं होती है। तो किस केस में ऐसा बनेगा कि ये 0 की इक्वल हो जाएगा? तो एक ही केस ऐसा है जहां पे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर की वैल्यू 0 की इक्वल होगी। वो बच्चा केस ऐसा होगा कि जहां पर x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों की वैल्यू अगर 0 की इक्वल हो जाती है, सॉरी, x का कोफिशिएंट a, मतलब a की वैल्यू भी अगर 0 हो गई और b की वैल्यू भी अगर 0 हो गई, तभी कि इसमें इन दोनों का स्क्वायर बच्चा 0 की इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो समझिए, अगर a की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, b की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सोचिए, अगर a की वैल्यू भी 0 हो गई, b की वैल्यू भी 0 हो गई, तो मेरी जान अगर यहां पे 0 को मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, 0 को मल्टीप्लाई y में करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो भाई यहां पर तो कोई वेरिएबल बचेगा ही नहीं, कोई भी वेरिएबल नहीं बचेगा। और हमारा जो चैप्टर है कह रहा है वो दो चर होना चाहिए। तो भाई जब दोनों का अगर गुणांक 0 हो गया तो यहां पर पूरा आंसर तो 0 हो गया ना, कोई चर ही नहीं बचेगा। इसका मतलब वही चीज बता रहा है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अगर हो गया तो दुर्घटना हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि अगर 0 आ गया, तब आप कह सकते हैं सर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है तो कुछ भी हो सकता, तब इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे यहां पे भी दिया है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरे इक्वेशन से भी इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो बात समझ में आ रहा है? इसके कहने का सिर्फ इतना मतलब है
कि A1 और B1, आप इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो A1 है और जो B1 है, A2 है और जो B2 है, ये दोनों की वैल्यू 0 0 नहीं होनी चाहिए। कोई एक 0 हो सकता है, दोनों 0 नहीं होना चाहिए। एक 0 हो जाएगा तो फिर वो एक चर में रैखिक समीकरण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए, अगर यहां पर x का गुणांक 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो गया, लेकिन y का तो बाला बचेगा ना, इसलिए ये एक चर में हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? बोलो, समझ में आई? स्क्रीनशॉट दीजिए और बच्चा आगे चलते हैं। अब देखिए, ये आपके सामने दिया गया है, तो ये आपके पास पूरा ऐसे पहुंच जाएगा। इसको समझने के लिए बच्चा कुछ चीजें हमको समझनी है, जो समझ लेते हैं, जो इस चैप्टर की बेसिक नीड है। देखो, आओ थोड़ा सा नहीं, पूरा आना है, थोड़ा मत आना, जिसको आना होगा पूरा आना, थोड़ा मत आना। चलो बच्चा देखते हैं क्या है। देखो, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? भूत देखा था। पढ़ाया क्या था भाई? पिछली क्लास में बच्चा हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि अगर हमारे पास दो चर वाले रैखिक दो समीकरण होते हैं, तो अगर उनका हम ग्राफ बनाते हैं तो तीन प्रकार से ग्राफ बनता है। ये मैंने बात आपको बताई थी कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हैं आपको और उनका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो तीन प्रकार के ग्राफ बनेंगे। कौन कौन से ग्राफ बनेंगे, उसी के बारे में आज डीपली हम बात करेंगे कि अगर ये रहेगा तो ऐसा होगा, वो रहेगा तो वैसा होगा, मैं यहां रहूंगा तो तुम वहां रहोगे, ठीक है, तुम वहां रहोगे तो मैं यहां रहूंगा, ऐसा होगा। आइए देखते हैं, कोई बात नहीं। देखिए कैसे बच्चा, देखो, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो जो पहला ग्राफ बनता है वो बच्चा कुछ ऐसा रहता है। देखिए, एक ये बना, एक ये बना, तो इसको अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? ऐसी रेखाएं जब आपको सामने दिखती हैं तो इनको क्या बोलते हो? प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट। ये पहला हुआ। गड़बड़ नहीं समझ में आ रहा है? चलो भाई, इसको थोड़ा सही करते हैं। अब दिख रहा है ना? इंटरसेक्टिंग। दूसरा बच्चा, कभी कभी एक इक्वेशन से एक लाइन बनी, देखो ये दो लाइन दो इक्वेशन से बन रही है, मान लेते हैं दो इक्वेशन है उससे दो लाइन, तो यहां भी दो लाइन होगी, तो एक लाइन ऐसे चली जाएगी, एक लाइन ऐसे चली जाएगी। तो जब दो रेखाएं ऐसे जाती हैं जो एक दूसरे को, अब ध्यान से देखो, ये रेखा को मैं कितना भी आगे बढ़ा लूं या पीछे बढ़ा लूं, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कभी भी कट नहीं करेंगी। तो ऐसी रेखाओं को बच्चा हम लोग नाम देते हैं समांतर रेखाएं। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन, ठीक है। तीसरी जो रेखा बच्चा बनेगी वो बनेगी संपाती रेखा। देखो, संपाती रेखा में क्या होगा? प्रतिच्छेदी कट करेगी, पैरेलल कटी नहीं करेगी। अब संपाती रेखा को समझ लीजिए। संपाती रेखा क्या होती है बच्चा? जैसे एक समीकरण से आप एक लाइन ड्रॉ कर दिए, अब जब दूसरे समीकरण से दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे ना, ये उसके ही ऊपर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उसके ऊपर। देखो, जैसे ये दिया गया है, मेरा हाथ देख रहे हो, अब इसके ऊपर दूसरी ये आ गया, तो अब आपको एक हाथ छिप गया होगा और एक ही हाथ दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करूंगा तो आप कहेंगे सर हाथ दो हाथ है, लेकिन अगर ऐसे कर लेता हूं तो आपको एक ही हाथ दिखेगा। अब ये मत कह देना सर आपकी अंगूठा दिख रहा है दूसरे वाला। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बात समझ पा रहे हो? तो ये संपाती रेखा कुछ ऐसी होता है, अगर उसको ऐसे देखेंगे तो डबल दिखेगी, लेकिन ऐसे देखने पर क्या दिखेगी बच्चा? सिंगल दिखेगी। मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा पूरा का पूरा
लिपटी हुई रहती है, चिपकी हुई रहती है। बात समझ में आ रहा है? तो इसी को बोल देंगे संपाती रेखा। जैसे एक रेखा ये है, फिर इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी आ जाएगी, इसी के ऊपर बच्चा दूसरी रेखा भी आ जाएगी। अब थोड़ा सा गड़बड़ा गया लेकिन समझ लेना, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाएगी तो इसको हम बोलेंगे संपाती रेखा। संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। तो मैंने क्या बताया कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेंगे तो तीन प्रकार की लाइन बनेगी। पहला बनेगी बच्चा प्रतिच्छेदी, दूसरा बनेगी समांतर और तीसरी बनेगी संपाती रेखा। इतने में किसी कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत आगे देखते हैं। देखो बच्चा, जब आप आगे देखेंगे, आगे के बारे में बात करेंगे, तो आपके सामने तो सिर्फ समीकरण दिया रहेगा ना। जैसे आपको दे दिया गया है 2x + 3y = 6 है और 4x - y = 2 है। आपसे इतना क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा कि बताइए यह समीकरण किस रेखा को निरूपित करता है। यह समीकरण मतलब किस रेखा का है। तो आप क्या करेंगे? आप ग्राफ बनाने लगेंगे। तब जब ग्राफ बनाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि ये किस रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है। ग्राफ बनाने पर तीन में से किसी एक को बनेगा, जिसका बनेगा उसका हो जाएगा। मतलब अगर इससे हमने ग्राफ बनाया और ग्राफ हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है तो उसको हम बोल देंगे कि यह जो समीकरण है किसको निरूपित कर रहा है, तो समांतर रेखा को। तो बच्चा ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया कि ये आपको सिर्फ दो समीकरण दे दिए हैं और आपसे पूछा जा रहा है किस रेखा को निरूपित करते हैं, इसके लिए आपको ग्राफ बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब आप कहेंगे सर बिना ग्राफ बनाए हम कैसे बता पाएंगे? तो देखिए उसी के लिए तो मैं आया हूं ना, उसी के लिए तो हम यहां पर है। आराम से इधर देखिए क्या इसका एक सूत्र होता है। सूत्र का पैटर्न मैं लिख देता हूं, पहले इसको मैं हटा देता हूं, फिर अभी आएगा ये भाई साहब, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, a1/a2 b1/b2 = c1/c2। प्रतिच्छेदी रेखा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। समांतर रेखा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। समांतर रेखा का समीकरण हो जाएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। संपाती रेखा, इसका समीकरण क्या होगा? इसका होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये इनकी इक्वेशन हो गए हैं। a1/a2 = ये ध्यान से देख लो, सही है। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा होगा ना कि सर ऐसा कैसा हो सकता है कि सभी का सूत्र एक ही हो जाएगा। हाँ, आप सही सोच रहे हो, इसका सूत्र सेम नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। वो कैसे चेंज है अभी हम बात करते हैं, पहले मुझे डिजाइन कर लेने दो। अभी मैं समझाता हूं, पहले डिजाइन कर लो। बढ़िया लग रहा है ना? बताया क्या करो। ये देखो डिजाइन बॉक्स में आ गया, बढ़िया लग रहा है। अब यहां ध्यान से देखो, फॉर्मूला याद करना है आसान। देखो मैंने ऐसे पहले ऐसे लिख लो, फिर क्या करो, दोनों पे कट लगा दो। अरे यार गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, रुको 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 रुको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको सही करते हैं। ऐसे ये इक्वल लगा था, ठीक है। देखो इसमें क्या करना बच्चा, यहां भी कट का निशान लगा दो, यहां भी कट का। तो इसको पढ़ेंगे a1/a2 is not equal b1/b2 is not equal c1/c2। मतलब जो a1/a2 की वैल्यू होगी वो b1/b2 की वैल्यू की इक्वल नहीं होगी और ना ही वो c1/c2 की वैल्यू की इक्वल होगी। समझ में आ गया? इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो इसमें क्या करना, देखो इसमें दोनों जगह कट लगा देना। इसमें बच्चा पहला वाला छोड़कर दूसरे वाले में कट लगा देना और संपाती में सब में छोड़ देना। संपाती जो रेखाएं होंगी वो सभी बराबर होंगी। जो इसका जो a1/a2 आएगा, b1/b2 आएगा और जो c1/c2 आएगा बच्चा, ये सब बराबर होगा। कैसे होगा अभी देखते हैं हम। देखो इसका एग्जांपल हम लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, 2x + 3y = 4
और 5x माइनस वाई इक्वल 3, ये हमने एक ले लिया है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यह समीकरण किस रेखा को निरूपित करता है, यह समीकरण किस रेखा को निरूपित करता है। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है किस रेखा को निरूपित करता है, बच्चा तुरंत आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है। मतलब आपको पहली वैल्यू निकाल लेना है a1 अपान a2 की। तो मेरी जान यहां ध्यान से देखो, a1 क्या होता है, x का गुणांक होता है, तो a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी और a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। फिर आप b1 अपान b2 निकाल लो, तो b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू यहां से 3 आ जाएगी बच्चा, और b2 की वैल्यू y का गुणांक होता है तो ये -1 आ जाएगा। अब उसके बाद आप निकालेंगे c1 अपॉन c2 की वैल्यू, तो c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू आप कहेंगे सर -4 है, 4 है कि -4 है, बताओ जरा। c1 की वैल्यू 4 है कि -4 है, तो आपको दिख रहा होगा 4, बट ध्यान समझिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसका जो होता है इक्वल उधर 0 होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल उधर 0 होता है, तो बच्चा ये 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो वही -4 लिए हैं, और c2 की वैल्यू 3 उधर है, इधर आएगा तो -3, तो ये भी -3 ले लिए हैं, तो बच्चे ये दोनों कट जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, क्या ये 2/5 इसके इक्वल है, बोलो ये जो 2/5 है क्या 3/1 के इक्वल है, आप कहेंगे सर नहीं ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि a1/a2 की जो वैल्यू है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब यहां से देखो, क्या ये जो 4/3 है क्या ये किन्हीं की इक्वल है, आप कहेंगे सर ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि यह भी इक्वल नहीं है, ये इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। अब मेरी जान ध्यान से इसको देख के बताओ, यह जो समीकरण आया है, ये जो आपने फॉर्मूला बनाया था, इसको a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला है, हाँ वो टोपी वाले बताओ भाई, तुमको नहीं मालूम कौन सा है, हाँ ये पहला वाला है ना, वेरी गुड, सही बता रहा है लड़का, हाँ तुम ही से पूछ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चा उस टोपी वाले ने बता दिया है कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो आपने बनाया है, यह पहली वाली लाइन को निरूपित करेगा। इसका मतलब यह जो समीकरण था ना, देखो अब बिना ग्राफ बनाए हुए, कोई ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ी, बिना ग्राफ बनाए हुए आपने इसको वैल्यू निकाल के चेक कर लिया कि यह किस रेखा को निरूपित करेगा। अब मेरी जान अगर तुम इसका ग्राफ बनाओ, इसका जब भी ग्राफ बनाओगे आपको ग्राफ ऐसा ही देखने को मिलेगा, ग्राफ आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। समझ में आ गई इतनी बात? जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो इस क्वेश्चन की ले लें। चलिए, क्योंकि मैं इसको तो हटाने वाला हूं। चलो, ऐसे कोई भी समीकरण देकर आपसे पूछ सकता है तो आप बता देंगे कि भैया इस रेखा को निरूपित करेगा। एक और देख लेते हैं, जैसे 4x + 2y = 1, और ये आएगा 8x + 4y = 2। ये आपके सामने दिया गया। अब इसको हम देखेंगे कि ये किस रेखा को निरूपित करेगा। तो करने का तरीका हमारे वही है बच्चा, तुरंत a1/a2 आप निकाल लीजिए। तो यहां से आप a1 की वैल्यू 4 देखेंगे और a2 की वैल्यू कितना देखेंगे, 8 देखेंगे। तो 4 से 8 को काट देंगे, आंसर कितना आएगा बच्चा, 1/2। फिर आप क्या निकालेंगे, आप कहेंगे सर b1/b2 निकाल लीजिए। तो b1 की वैल्यू कितनी है, b1 y का गुणांक होता है तो b1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। इसको भी निपटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1/2। फिर आप निकालेंगे c1/c2 निकालेंगे, बोलो c1/c2। अब ध्यान से देखो, ये प्लस में 1 है, इस तरफ आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो ये -1, और अपॉन में ये 2 प्लस में है, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस निपट गया और ये ऑलरेडी 1/2 दिया गया है। आप ध्यान से देखो बच्चा, a1 1/2 यहां भी आया है, 1/2 यहां भी आया है, 1/2 यहां पे, मतलब a1/a2 किसके इक्वल है, b1/b2 के, और ये किसके इक्वल है, c1/c2 के इक्वल है। नहीं समझ में आया? तो अब बताओ ये कौन सी रेखा को निरूपित करता है, बताइए, हाँ टोपी वाले बताओ, हाँ तुम इस बार क्यों पूछते हैं, अरे मन करता है भाई पूछने का तुमसे, अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, बताओ। वेरी गुड। हाँ भाई साहब ने बता रहा है कि यह बच्चा
ये संपाती रेखा को निरूपित करता है। किस रेखा को? संपाती रेखा को। इसका मतलब आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। आइए, अब आप लोग इतना जान गए हैं कि अगर कोई समीकरण आपके सामने दे दिया है तो आप बिना ग्राफ खींचे हुए बता देंगे कि वह किस रेखा को निरूपित करता है। बट क्वेश्चन फिर पूछेगा आपसे, समीकरण दे देगा और आपसे बोलेगा इसके कितने हल संभव हैं। अब बात करेंगे हल के, सोल्यूशन की, कि ये जो समीकरण है इसके कितने हल संभव है। तो ध्यान से मेरी बात को देखो, बहुत सिंपल है। पूछेगा क्या? समीकरण दे देगा, निम्नलिखित समीकरण के कितने हल संभव है? 1 2 3 अनगिनत, इनफाइनाइट, कोई नहीं। कैसे कैसे पहचानेंगे? देखो ध्यान से, देखो देखो बच्चे, इधर देखिए, इसको देखिए, रेखाओं को देखिए। आप अपने हाथ की रेखाओं को नहीं, गधा, वो हाथ की रेखा देख रहा है। हाथ की रेखा मत देखो, ये बोर्ड की रेखा देखो यार भाई, हाथ की रेखा देख रहा भाई। इस बोर्ड की रेखा में जब आप ध्यान से देखेंगे तो यह रेखा एक दूसरे को कट कर रही है। क्या कर रही है? कट कर रही है। कितने जगह कट कर रही है? आप कहेंगे सर एक जगह कट कर रही है। जब आप ऐसे रेखाएं खींचेंगे तो यह कितने जगह कट कर रही है? तो आप कहेंगे सर एक जगह कट कर रही है। तो अगर जितने जगह कट कर रही है उसके उतने हल संभव है। जितने जगह कट की उतने हल। तो ये रेखा एक जगह कट कर रही है तो इसके कितने हल संभव है? एक हल संभव है। इसीलिए हम इसके हल के बारे में अगर बात करेंगे, इसका हल, तो इसके हल में लिखेंगे एक हल। क्या लिखेंगे बच्चा? एक हल, या इसी को बोलेंगे, इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, एक हल या अद्वितीय हल, वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। इसी को आप क्या बोल सकते हो? यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हो। यूनिक सोल्यूशन। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? नहीं आएगी तो बता देना भाई, आ जाएगी तो कमेंट कर देना कि सर समझ में आ गया। समझ में आया? तो ये जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है, ये जो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को एक जगह कट करती है, तो इसके एक हल संभव है। एक जगह कट किया, एक हल संभव। ई बताओ, ई कितनी जगह कट किया है? कितनी जगह? आप कहेंगे सर ये तो कट ही नहीं कर रहा है। अरे हाँ भाई, अगर इसका मतलब सर जैसा आपने बताया था उसके हिसाब से अगर सोचे तो आपने कहा था जितने जगह कट करेगी उतने हल, तो सर ये तो कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। हाँ बचवा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो यहां पर आप लिख देंगे कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसको लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ये बात भी समझ में आ गई? नहीं कट किया है तो कोई हल नहीं, कट किया होता, जितने जगह कट कर रहा है उतने हल, एक जगह कट किया तो एक हल, उसी को हम यूनिक सोल्यूशन भी बोल देंगे, अद्वितीय। कट ही नहीं किया तो कोई हल नहीं। अब अगले वाले पर है, इसमें सोच रहे हो सर इसमें आप क्या बताएंगे? ये तो पूरा चिपका हुआ है। इधर देखो, इसे कितने हल? आप कहेंगे सर हर एक जगह पे कट कर रहा है। बोलो, हर एक जगह पे कट, क्योंकि एक रेखा दूसरे ऊपर की पूरा का पूरा ऐसे है कि पूरा एक दूसरे को हर जगह कट कर रही है, हर एक बिंदु पर कट कर रही है। तो इसको आप कहेंगे असीमित रूप से अनेक हल, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसको लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, बॉक्स में बंद कर दूं? तुमको नहीं यार, इसको भाई साहब को। ये देखो,
प्रतिच्छेदी रेखा एक हल, समांतर रेखा कोई हल नहीं, कोई पूछे क्यों तो बताना कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती हैं, इसलिए इसकी कोई हल नहीं। तीसरा संपाती रेखा, चिपकी हुई, अनेक हल। नहीं समझ में आया? बोलो। तुम लोग यार देखो बोलते नहीं हो, कमेंट वगैरह करते नहीं हो तुम लोग सही से। आते हैं आगे के बारे में, ये हो गया। अब अगला टॉपिक, इसको समझने के बाद एक चीज और समझना है। देखो अब सेम वही कहानी आपसे, ऐसा देखिए, ऐसा ये समीकरण दे देगा और आपसे पूछेगा कि यह किस रेखा को निरूपित करता है, तो तुरंत आप a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लिया। तो अगर जो भी ये जिस समीकरण में जाएगा वह उसको निरूपित कर रहा है, ठीक है, उसको निरूपित कर रहा है। मान लेते हैं यह समीकरण इस रेखा को निरूपित कर रहा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये दे देगा और बोलेगा इसके कितने हल संभव हैं। क्या बोलेगा? इसके कितने हल संभव हैं। तब तुरंत आप a1/a2 b1/b2 c1, क्योंकि कितने हल संभव है ये आप तभी बता पाओगे जब आपको यह पता चलेगा यह किस रेखा को निरूपित करता है। और मैंने क्या बताया है कि अगर कोई समीकरण दिया है और आपसे पूछता है किस रेखा को निरूपित करता है, तो उसका बच्चा आप a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लो। तो अगर इस क्वेश्चन को देकर आपसे ये बोलता है कि इसके कितने हल संभव है, तो सबसे पहले आप a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लो। अब वो अगर ये वाला है तो कितने अनेक हल हो जाएगा, अगर ये वाला आएगा तो कोई हल नहीं होगा, अगर ये वाला पोजीशन आएगा तो एक हल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से अगर आप निकालिए जरा, यहां से a1/a2 हम निकालेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और a2 की वैल्यू 3। फिर यहां से बच्चा आप b1/b2 निकाल लीजिए, तो b1 की वैल्यू कितनी आएगी भैया 3 और b2 की वैल्यू कितनी आएगी -1। यहां से अगर आप c1/c2 निकालेंगे तो आप कहेंगे सर यहां से -4 आ जाएगा और यहां से -1 आ जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये कोई वैल्यू 2/3 3/-1 और -4/-1, क्या यह तीनों आपस में कभी इक्वल हो सकती हैं? क्या यह इसके इक्वल है? आप कहेंगे नहीं। क्या यह इसके इक्वल है? नहीं। क्या तीनों आपस इक्वल है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब a1/a2, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो मेरी जान ये बताओ, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसमें काम आती है? तो आप कहेंगे ना सर कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा। इसका मतलब ये क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा कितने हल संभव है, आपने ये लगाया, इसको निकालने पर पता चलेगा प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी के कितने हल होते हैं बच्चा? एक हल होते हैं। बोलो मजा आया? स्क्रीनशॉट लो तुम लोग, स्क्रीनशॉट लो इसकी भी। चलो भाई इसको भी रास्ते से हटाते हैं। ठीक है, एक चीज बस समझ लो, उसके बाद तुम लोगों की छुट्टी कर देता हूं। छुट्टी नहीं, जब गधा भी, छुट्टी पे तुम लोग खुश हो जाते हो। अब पूछा जाएगा समीकरण देखे, पूछा जाएगा संगत है कि असंगत है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। समझना, समीकरण जैसे अभी लिखा था, समीकरण क्या लिखूं यार, समीकरण लिखा है, आपसे बोलेगा संगत है कि असंगत है, तो आप बस ये समझो कि संगत कब होगा, असंगत कब होगा। तो मेरी जान अगर सॉल्यूशन है, हल है, तो वो संगत होगा, और अगर उस समीकरण के कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। अगर हल पॉसिबल है तो संगत, हल पॉसिबल नहीं है तो असंगत। नहीं समझ में आया? सिंपल है, हल है तो संगत, नहीं है तो असंगत। मतलब सर यहां पर ये एक जगह कट किया है, इसका मतलब इसका एक हल है, तो अगर एक हल है तो ये संगत है, एक हल है तो संगत है, तो इसको हम लिख सकते हैं भैया संगत। संगत ये होगा संगत, ठीक है। संगत का मतलब कंसिस्टेंट, तो इसको लिख लीजिए कंसिस्टेंट, ठीक है, संगत हो गया।
देखो बच्चों, फिर ये समांतर रेखा है, इसके कोई हल नहीं, अगर हल है तो संगत और हल नहीं है तो असंगत। इसका मतलब इसका आंसर जो बच्चा हो जाएगा वो हो जाएगा असंगत, असंगत, इनकंसिस्टेंट। संगत असंगत, देखो संपाती हल संभव है। देखो संगत असंगत की जब भी ये बात आएगी ना, आप बस अपने आप से ये पूछना इसका हल है कि नहीं है। अगर एक भी हल होगा तो संगत है, और अगर हल नहीं है तो असंगत है, बात खत्म होगी। तो ये बताओ ये संपाती के कितने हल? आप कहेंगे सर इसके तो बहुत सारे हल है, बहुत सारे हल है, बहुत सारे हल है तो संगत है। क्या है? संगत, संगत, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इनको बॉक्स में कैद करिए। चलिए भाई बॉक्स में ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, गड़बड़ा गया। चलो इनको हम सही करने के चक्कर में गड़बड़ा गया फिर से। चलो सही करते हैं भाई, पहले इसको करते हैं ये तो इसका संगत चला गया है, संगत को साथ में लाते हैं, संगत, समझ जाओगे ना, ये संगत है। अब इनको बॉक्स में बंद करते हैं, बॉक्स में, ये इसका बॉक्स हो गया। ठीक है, इसको भी बॉक्स में कैद करो, ये भी कैद हो जाएगा। तो इतनी बात आपको बच्चा समझ में आएगी नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको पढ़ लिया तो आप जाके बुक्स वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह देखा किया करो। 100% यहां से क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ यहीं से इतनी चीजों से पूछा जाएगा, और क्वेश्चन का घुमाने का तरीका वो कुछ भी दे देगा। आपको समीकरण देकर कुछ भी पूछ सकता है, समीकरण दिया, इनमें से कुछ भी पूछेगा, सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब सुनो मेरी बात, आराम से रुको। समीकरण दे दिया और आपसे पूछा कि संगत है कि असंगत है। क्या पूछा? संगत है कि असंगत है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, समीकरण दे दिया, आपसे यह बोला कि यह किस रेखा को निरूपित करता है। दूसरा क्वेश्चन, रुको। पहला क्वेश्चन संगत है कि असंगत, ऐसा पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन किस रेखा को निरूपित करता है, ऐसा पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन इसके कितने हल संभव हैं। तीन टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। संगत असंगत से कितने हल संभव है, किस समीकरण, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये 3 समीकरण। बस सर इसका जवाब एक ही है, ये a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाल दिया। तीनों अगर बराबर हैं तो भाई वो संपाती होगा। अगर संपाती है तो बहुत सारे हल होंगे, और बहुत सारे हल है तो संगत होगा। और अगर ऐसा आता है जहां पे a1/a2, b1/b2 तो बराबर है, बट c1/c2 बराबर नहीं है, ये गुस्सा के अलग हो गया, अलग हो जाने दो। ऐसी कहानी में बच्चा समांतर रेखा होती है और उसके कोई हल नहीं, जैसे ही कोई हल नहीं तो असंगत, फिर ये सीधा साधा नन्ना मुन्ना बालक कट करेगी, एक हल। समझ पा रहे हो? a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, इसका मतलब इसका एक हल होगा, और अगर हल है तो संगत है। मजा आया? स्क्रीनशॉट लो इसके लिए। अब अच्छा इसके बारे में देखते हैं क्या है इसका मतलब। देखो अब जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, वही यही लिखा हुआ है। जितनी चीजें हमने पढ़ लिया है सेम टू सेम लिखा है। अब इसको पढ़ लो लाइन टू लाइन। यदि रैखिक समीकरण को, पहले इसको थोड़ा सा पेन हम ले लेते हैं। यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत है, अभी हमने संगत असंगत की बात की था, अगर एक युग्म संगत होता है तो इसके कितने हल होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं। याद करो, अगर संगत है तो इसका मतलब दो जगह संगत था, एक प्रतिच्छेदी वाले में और एक संपाती वाले में। तो जो प्रतिच्छेदी था उसके कितने हल थे? एक हल है, वही तो लिखा है भाई, अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब एक हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। मैंने डिस्कस किया यही दोनों पॉइंट ना, कि अगर संगत होगा तो अद्वितीय हल होगा और अपरिमित रूप होगा। अद्वितीय हल किसमें होता है बच्चा? तो आप कहेंगे सर प्रतिच्छेदी में होगा। अद्वितीय हल किसमें होगा? प्रतिच्छेदी में होगा। असीमित रूप से अनेक हल किसमें होगा? संपाती में होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आगे चलिए, अपरिमित रूप से अनेक हलों की स्थिति में, अपरिमित रूप से अनेक हलों की स्थिति मतलब संपाती की स्थिति में रैखिक समीकरण का युग्म आश्रित कहलाता है। आश्रित का मतलब
रैखिक समीकरण का युग्म जो होता है आश्रित कहलाता है, मतलब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इस प्रकार इस स्थिति में रैखिक समीकरणों का युग्म आश्रित और संगत होता है। वही सेम कहानी, सेम टू सेम लाइन रिपीट किया है। आगे, रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। असंगत की कंडीशन में क्या होगा? अगर वह असंगत है इसका मतलब वो समांतर होगा। असंगत है तो इसका कोई हल नहीं होगा, और जिसका कोई हल नहीं होता बच्चा वो क्या होता है? समांतर रेखा। क्या होता है? समांतर रेखा। अगली लाइन, मान लीजिए, मान लो भाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 है। ध्यान से देखो ना, इक्वल किधर सब जगह 0 है। जब भी आपको a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू निकालना होगा, बराबर को उधर 0 कर दीजिएगा। जैसे हम लोग ऐसे करते थे ना, 2x प्लस 3 इक्वल 4, ऐसा है ना, तो इसको इधर ला लेना, मतलब इसको करना 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल 0। ऐसे करने के बाद इसको सॉल्व करना, अब यहां से वैल्यू निकालना, वही बोला ये है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का एक युग्म ये होगा। a1/a2 पढ़ाया हो यार, तीनों पढ़ाए हो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगले लाइन पे चलते हैं, अगले पेज पे, ठीक, इसको देखते हैं। रैखिक समीकरण एक युग्म व्यापक रूप है, वो जो ऊपर लिखा था a1, ये जो लिखा है a1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, यह जो समीकरण दोनों दिए हैं ना, यही दोनों समीकरण इसका व्यापक रूप होगा। ठीक है, युग्म का आलेख, आलेख का मतलब ग्राफ, आलेख का मतलब बच्चा होता है ग्राफ, आलेख से समझना है आपको, ग्राफ से। युग्म का आलेख अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं का एक युग्म होता है तथा यही प्रतिच्छेदी समीकरण के युग्म का हल होता है। अद्वितीय बिंदु मतलब एक बिंदु यार, अद्वितीय बिंदु का मतलब जैसे अद्वितीय हल एक हल, अद्वितीय बिंदु एक बिंदु। तो जो समांतर, ये सॉरी, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, वो एक दूसरे को कितने बिंदु पर कट करती हैं? एक बिंदु पर, और इसी का नाम उसने बोला है अद्वितीय बिंदु। अद्वितीय बिंदु मतलब एक बिंदु, एक बिंदु। ठीक है बच्चा, आगे हो गया। इसका जो फॉर्मूला था वो ये था, a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। इसको थोड़ा सही कर लेना, अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का युग्म होता है, यही प्रतिच्छेदी बिंदु समीकरण को युग्म हल कहलाता है। इससे बच्चा ऐसे कर लेना, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। पिछले वाले में देख लेना, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो उसको सही करना। ये देखो, समीकरण, रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत या अविरोधी होता है। इसकी कहानी आप पता है कि अगर ये इसका हल है तो संगत होगा, यहां सब उल्टा सीधा लिख दिया गया है। अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं का एक युग्म होता है तथा यही बिंदु, यही प्रतिच्छेद बिंदु समीकरणों के युग्म का हल प्राप्त होता है। अगर हल है तो ये समीकरण होगा, और हल है तो संगत नहीं होगा भाई, असंगत होगा, असंगत नहीं होगा, संगत होगा। ठीक है, यहां आलेख संपाती रेखाओं का एक युग्म होगा और इसलिए समीकरण, अच्छा सुनो 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 सुनो, सही है सही है सही है, सब सही है। देखो हुआ क्या है, इधर देखो, मैं बताता हूं। ये जो दिया गया है पहला वाला, ये पहला वाला दिया गया बच्चा, ये आपका प्रतिच्छेदी रेखा का है। फिर ये जो दूसरा वाला दिया गया है, ये सेकंड वाला, ये दिया गया है आपका, देखो यहां पे लिखा है ना, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं, मतलब समांतर वाले, समांतर वाले में पहले वाला छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद लास्ट वाला जो आता है यहां पर, ये वाला, ये थर्ड वाला लिखा सही है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे तीसरा वाला, यहां पर तीनों इक्वल होते हैं, तीनों यहां पर इक्वल होते हैं। फिर से एक बार बारी बारी से आप लोग देख लीजिए, पहला वाला जो दिया है, जिसमें देखिए पहला वाला यहां पे जो दिया है, ये वाला, ये वाला A1, ये प्रतिच्छेदी रेखा का है। ये किसका है? प्रतिच्छेदी, जिसको यहां पर एक्सप्लेन किया गया है अद्वितीय बिंदु करके। फिर ये जो दूसरा वाला दिया गया बच्चा, ये समांतर रेखा का दिया गया और इसको नीचे एक्सप्लेन किया गया है। और तीसरा वाला जो दिया गया, ये थर्ड वाला, ये दिया गया बच्चा संपाती रेखा का। और संपाती रेखा के बारे में आपको पता होगा, ये दिया गया है संपाती रेखा के बारे में।
किसके बारे में? संपाती रेखा। संपाती रेखा में क्या होता है? A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 है। यही फॉर्मूला है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ठीक है, अगर संपाती होता है तो आपको पता होता है कि ये संगत है। अगर यह संपाती है तो यह संगत होगा। यहां आलेख संपाती रेखाओं का एक युग्म होगा। इन रेखाओं पर स्थित प्रत्येक बिंदु का एक हल होगा। इस लाइन का मतलब प्रत्येक बिंदु का एक हल होगा। देखो यहां पर एक रेखा है, दूसरी रेखा से चिपकी है ना, हर एक बिंदु पर टच कर रही है, तो इसीलिए प्रत्येक बिंदु का हल होगा। हर बिंदु पर टच कर रही है तो उसका हर बिंदु पर हल होगा। इसलिए समीकरणों के इस युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बोलो, समझ में आया? तो इस तरीके से इस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। समझ में आ गया? बाकी जो मैंने वहां पे आपको बताया था ना, पूरा एक बोर्ड में पूरा लिख के, उतनी चीजें आप लोगों के लिए इनफ है। ये तो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल दे दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं बच्चा कि आज की क्लास आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। नहीं आई है? बताना भाई। क्लास समझ में आया करे तो आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया करिए, और ना आया करे तो भी रिस्पॉन्स किया करिए कि सर चीजें नहीं समझ में आ रही, थोड़ा सा स्पीड स्लो करिए या स्पीड तेज करिए। कुछ फीडबैक आप लोग दिया किया करिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि चीजें ये समझ में आएगी, और जरूर इसको पढ़ लेना, एक बार दो बार रिवीजन कर लेना। जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, बेटा आप 2 बार 3 बार देख लो। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको चीजें समझ में ना आए। अपने दिमाग में तो कभी ये सोचना ही नहीं कि ये चीज हमारे लिए नहीं बनी है, हम इसको नहीं पढ़ सकते, हमारे लिए नहीं, हमको समझ में नहीं आएगा। समझ में एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में आएगा, लेकिन आएगा, हर हाल में आएगा, ये सोच के चलो। ठीक है, चलो बहुत बातें होगी। आज की क्लास बच्चा हम यहीं तक कवर करते हैं, बाकी जो बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।